हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र पॉलिटिकल डिस्कशन है जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 70 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आज का जो सेशन है 71 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए। वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है किस तरह से पीडीएफ आपको प्राप्त करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 71 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है कि संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पे विचार करिए, बताइए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो इसकी रिपोर्ट अनुशंसात्मक प्रकृति की होती है और इसकी अध्यक्षता जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया कर रहे हैं। तो जो सही है वह बी ऑप्शन, पहला तीसरा। संविधान के पुनरीक्षण के लिए आयोग की नियुक्ति 22 फरवरी 2000 के प्रस्ताव के तहत जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में केंद्रीय सरकार के द्वारा की गई थी, न कि संसद के द्वारा। इसका कार्य संविधान के विगत 50 वर्षों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना और आज के समय में इसकी प्रभावशीलता का आकलन करना था। आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 31 मार्च 2002 को पेश की। इसके बाद प्रश्न संख्या आपका 72 है। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया के अध्यक्ष हैं। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, एम.एन. वेंकटचलैया। एम.एन. वेंकटचलैया। 73 है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के प्रावधानों के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन सितंबर 1974 में किया गया। इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा तथा केंद्र सरकार के द्वारा पर्यावरण से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्ति को अथवा पर्यावरण से संबंधित संस्थानों के प्रशासन के ज्ञान और अनुभव वाले व्यक्ति को इसका अध्यक्ष नामित किया जाएगा। 74 है स्वर्ण सी समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया था वह था। स्वर्ण सी समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया था वह था। इसका सही जवाब हो जाएगा मूल अधिकारों के तुलना में निर्देशक तत्वों को अग्रता, सी ऑप्शन। 1976 में कांग्रेस ने सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इसे तत्समय संविधान संशोधन समिति के नाम से जाना गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 इसी समिति के सिफारिशों का परिणाम है। इसने भारत के लिए राष्ट्रपतीय प्रणाली पर विचार करते हुए इसे अनुपयुक्त बताया था। इसने मुख्य रूप से जिस प्रश्न पर विचार किया वह था मूल अधिकारों के तुलना में निर्देशक तत्वों की अग्रता। 75 है केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई? केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई? सही जवाब हो जाएगा संथानम समिति, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना संथानम समिति की सिफारिशों पर केंद्र सरकार ने फरवरी 1964 में की। राष्ट्रपति के द्वारा एक अध्यादेश जारी किए जाने के फलस्वरूप केंद्रीय सत्कर्ता आयोग को 25 अगस्त 1998 से पहली बार सांविधिक दर्जा देकर एक बहुसदस्यीय आयोग बना दिया गया। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग अधिनियम 2003 में संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया, जिसके तहत इसमें अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के साथ 2 से अनधिक सत्कर्ता आयुक्त सदस्य होते हैं। 76 सत्कर्ता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसीज को सलाह और मार्गदर्शन देने के लिए केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर आधारित है?
सत्कर्ता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसीज को सलाह और मार्गदर्शन देने के लिए केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर आधारित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, के संथानम, यानी बी ऑप्शन। 77 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का वर्णन करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का वर्णन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का गठन 1964 में केंद्र सरकार के द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत हुआ था। संथानम समिति की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। 2003 में संसद के द्वारा अधिनियमित विधि के तहत वर्तमान में इसे सांविधिक दर्जा प्राप्त है। इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो भ्रष्टाचार निरोधक कानून, ठीक है, और आपका प्रवर्तन निर्देशालय का जो स्थापना वर्ष 2000 दिया गया है, और भ्रष्टाचार निरोधक कानून का 1985, दोनों सुमेलित नहीं है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1963 में तथा केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना 1964 में हुई, जबकि भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में निर्मित हुआ और प्रवर्तन निर्देशालय की स्थापना 1956 में हुई थी। सी और डी सही सुमेलित नहीं है। इसके बाद प्रश्न संख्या 79, मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया को गठित करने वाले कौन थे? मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया है, इसको गठित करने वाले कौन थे? तो याद रखिएगा, मोरारजी देसाई। मंडल आयोग वर्ष 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों की पहचान करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के प्रावधान के तहत गठित किया गया था। इसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। इस आयोग में 4 अन्य सदस्य थे, दीवान मोहनलाल, आर भोले, दीनबंधु साहू और के सुब्रमण्यम। इनमें से दीनबंधु साहू के नवंबर 1979 में स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के कारण उनके स्थान पर LR नाइक को सदस्य नियुक्त किया गया। इस आयोग ने 31 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। प्रश्न संख्या 80 है, मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, मंडल आयोग रिपोर्ट जिस वर्ष प्रस्तुत की गई थी, कब प्रस्तुत की गई थी? वह वर्ष है 1980। 81 है, 1990 में अनुसूचित जाति और जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति के अत्याचार का कारण नहीं है। 1990 में अनुसूचित जाति और जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति के अत्याचार का कारण नहीं है। जो कारण नहीं है वो बताइए। तो याद रखिएगा, धार्मिक कारण, डी ऑप्शन। 1990 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति राष्ट्रीय आयोग के रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अत्याचार के कारणों में शामिल है भूमि निर्वर्सन, ठीक है, भूमि निर्वर्सन, बंधुआ मजदूरी और ऋणग्रस्तता, जबकि धार्मिक कारण इसमें शामिल नहीं है। 82 है, भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग जो है इसका प्रावधान किया गया है? किस आर्टिकल के तहत इन दोनों का प्रावधान किया गया है? तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 315 के तहत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों का प्रावधान किया गया है, यानी आर्टिकल 315 सही जवाब है। संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक मतलब कि लोक सेवा आयोग होगा। साथ ही 2 या अधिक राज्यों के परस्पर करार पर जो है उन राज्यों के विधान मंडलों के इस आशय का संकल्प पारित करने पर संसद विधि के द्वारा उन राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के लिए उपबंध कर सकती है। 83 है, भारत के संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सही है?
भारत के संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सही है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत संघ और राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह अपनी अपनी सेवाओं में नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना करें। भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग अपने अपने कार्यों के लिए एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। 84 है, निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन सही है? संघ लोक सेवा आयोग एक क्या है? निम्नलिखित में से कौन सही है? संघ लोक सेवा आयोग एक है, क्या है? तो सही जवाब है संवैधानिक संगठन है, डी ऑप्शन। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संगठन है क्योंकि इसका गठन संविधान के उपबंधों के तहत किया गया है। 85 है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति को, यानी बी ऑप्शन। अनुच्छेद 323(1) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को आयोग के द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रति वर्ष वार्षिक प्रतिवेदन दे, जिसे राष्ट्रपति एक ज्ञापन पत्र सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस ज्ञापन पत्र में उन विषयों का उल्लेख किया जाता है जिनमें आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया। साथ ही उन सिफारिशों को न मानने के कारणों का भी उल्लेख किया जाता है। इसके बाद 86 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पूछा गया है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं। संसद विधि के द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्त करता है। तो यानी ए और बी दोनों सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। संविधान के अनुच्छेद 315(2) के तहत अगर बात किया जाए तो 2 या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि राज्यों के उस समूह के लिए एक ही लोक सेवा आयोग होगा यदि इस आशय का संकल्प उन राज्यों में से प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदन के द्वारा, जहां 2 सदन है वहां प्रत्येक सदन के द्वारा पारित कर दिया जाता है। तो संसद उन राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विधि के द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का उपबंध कर सकती है। 87 है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। सही जवाब है संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद के द्वारा, ऑप्शन ए। 88 है, सही विकल्प चुने। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए। सही जवाब हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, यानी ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316(1) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। 89, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, राज्यपाल के मतलब कि राज्य के राज्यपाल के द्वारा। तो राज्यपाल के द्वारा जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है इसका अध्यक्ष इन्हीं के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा। 90 नंबर है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। 91, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? किसके द्वारा की जाती है? तो सही जवाब है राज्यपाल के द्वारा, यानी ऑप्शन ए। 92 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है?
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट कमेंट में बताइए। किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 317 के तहत, यानी सी ऑप्शन। अनुच्छेद 317 के अनुसार अगर बात करें तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर, अच्छे बिहेव के न आधार पर, मतलब अच्छे बिहेव नहीं करते इसके आधार पर, अच्छे बिहेव न करने के आधार पर राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के द्वारा निर्देश किए जाने पर उस न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के बाद इस संबंध में दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया गया हो। 93 है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कैसे हटाया जा सकता है, किस आधार पर? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है, क्या आधार होगा? कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है, फटाफट कमेंट में बताइए सही जवाब क्या होगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है, याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति के द्वारा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 94। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार करें। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर जो दो कथन हैं, इन दोनों कथनों में आपको बताना है कौन कौन से कथन सही हैं। पहला है, आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होते हैं, बिल्कुल सही। आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति के आज्ञा से अपने पद से जो है हटाए जा सकते हैं, यानी दूसरा भी सही है। बी ऑप्शन, पहला दूसरा दोनों सही है। संविधान के अनुच्छेद 316(1) के तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 317(1) के तहत लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के आदेश से ही पद से हटाया जा सकता है। 95, निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा केवल तीसरा, यानी अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, यानी डी ऑप्शन। अनुच्छेद 317 के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति को, जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट है, इनके ऐसे आदेश से उनके मतलब कि ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के द्वारा निर्देश किए जाने पर उस न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के बाद इस संबंध में दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया गया है। तो देखिए कहने का मतलब है कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है हटाया जा सकता है और इसके लिए कुछ प्रक्रियाएं हैं जिसे गुजरना होता है, जबकि उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हटाने में संसद की जो है भूमिका होती है। इन अनुच्छेद 124(4) में उपबंधित रीति से संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा विशेष बहुमत से जो है समावेदन पारित करके राष्ट्रपति के द्वारा जो है राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। 96 है, निम्न में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है? निम्न में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिविल सेवाओं का स्थानांतरण पर, सिविल सेवाओं का स्थानांतरण पर, डी ऑप्शन। अनुच्छेद 320 के अंतर्गत अगर बात करें तो राज्य लोक सेवा आयोग के कृत्यों में सिविल सेवाओं के स्थानांतरण का कार्य सम्मिलित नहीं है, जबकि प्रश्नगत अन्य कार्य राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आते हैं, इनके कृत्यों में शामिल हैं। इसीलिए सिविल सेवकों के स्थानांतरण संबंधी परामर्श राज्य लोक सेवा आयोग से नहीं लिया जाता है। 97 है, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो सही जवाब है भारत के राष्ट्रपति, यानी डी ऑप्शन।
संविधान के अनुच्छेद 315(4) के तहत राज्यपाल के सिफारिश पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। 98 है, संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है। संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है। तो सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संतुति पर, डी ऑप्शन। संविधान के अनुच्छेद 315(4) के अनुसार यदि किसी राज्य का राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से ऐसा करने का अनुरोध करता है तो वह राष्ट्रपति के अनुमोदन से उस राज्य की सभी या किन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकेगा। 99 उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा, ध्यान में रखिएगा, यानी इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। अनुच्छेद 321 के अनुसार राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए अधिनियम के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग को राज्य की सेवाओं या किसी स्थानीय प्राधिकारी या विधि के द्वारा गठित अन्य निगमित निकाय या किसी लोक संस्था की सेवाओं से संबंधित अतिरिक्त कार्य प्रदान किए जा सकते हैं। अतः राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए अधिनियम के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 100, निम्नलिखित में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोगों के व्यय से संबंधित है? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 322, सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है, लोक सेवा आयोगों के व्यय से। इसके अनुसार संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय जिनके अंतर्गत आयोग के सदस्यों या कर्मचारी वृंद को या उनके संबंध में संदेह कोई वेतन, भत्ते और पेंशन है यथा स्थिति भारत के संचित निधि या राज्य के संचित निधि पर भारित होंगे। 101 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा आपका राज्य के संचित निधि पर। कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि संविधान के अनुच्छेद 322 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के व्यय भारत के संचित निधि पर, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय संबंधित राज्य के संचित निधि पर भारित होते हैं। 102 है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो राज्यपाल के समकक्ष, राज्यपाल के समक्ष, तो सी ऑप्शन। संविधान के अनुच्छेद 323(2) के प्रावधानों के तहत अगर बात करें तो राज्य लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के राज्यपाल को आयोग के कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर राज्यपाल उसकी प्रति राज्य के प्रति, ठीक है, उसकी प्रति राज्य से या राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। उसकी जो कॉपी है, प्रति मतलब कॉपी, राज्यपाल उसकी प्रति राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाता है, तो विधानमंडल के पटल पर रखवाता है। प्रश्न संख्या 103 है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था? भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह अधिनियम कौन था? कौन सा अधिनियम था? तो याद रखिएगा, वह अधिनियम था, बताइए, वह अधिनियम था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो था, इसके अंतर्गत भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग 1 अक्टूबर 1926 को जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, उस समय इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य हुआ करते थे। सर रॉस बारकर इसके प्रथम अध्यक्ष थे। 1935 के अधिनियम के तहत इसका नाम 1 अप्रैल 1937 को संघीय यानी फेडरल लोक सेवा आयोग रखा गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने के साथ ही यह यूनियन यानी संघ लोक सेवा आयोग में परिवर्तित हो गया। प्रांतीय स्तर पर पहली बार 1930 में मद्रास लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। 1935 के अधिनियम के तहत प्रत्येक प्रांत या प्रांतों के समूह के लिए जो प्रोविंशियल है यानी प्रांतीय हैं, लोक सेवा आयोग के लिए भी प्रावधान किए गए थे, जिसके तहत 1937 में 7 प्रांतीय लोक सेवा आयोग स्थापित हुए थे। 104 किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है? किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है?
सही जवाब है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत, यानी बी ऑप्शन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत 1 नवंबर 1956 को राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा किया गया था। 105 है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? तो याद रखिएगा 5 सदस्य, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट है कि संविधान में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 318 के अनुसार अगर देखा जाए तो संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग के दशा में राष्ट्रपति और राज्य लोक सेवा आयोग के दशा में उस राज्य का राज्यपाल विनियमों के द्वारा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों का अवधारण कर सकता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर दी गई आयोग की संगठित संरचना के अनुसार वर्तमान में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित अधिकतम 5 सदस्य हो सकते हैं। 106 यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है, बताइए? तो रोज बैथ्यू, बी ऑप्शन, रोज बैथ्यू। श्रीमती रोज एम बैथ्यू संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी जो 1992 से 1996 के दौरान इस पद पर रहीं। 107 भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए? तो देखिए, अगर देखा जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारत के संदर्भ में नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोक हितकारी नीतियां जनता तक पहुंचती है और इस प्रकार यह सरकार की लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण होता है। नौकरशाही से यह अपेक्षित होता है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ हो। इसका अर्थ यह है कि नौकरशाही नीतियों पर विचार एवं उन्हें कार्यान्वित करते समय किसी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करती है। इस रूप में नौकरशाही राजनीतिक से दूर रहती है। भारतीय नौकरशाही का जटिल स्वरूप है। इसमें अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकी तथा प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित हैं। यद्यपि नौकरशाही आर्थिक वृद्धि को सुलभ करने वाले अभिकरण के रूप में कार्य करती हैं, तथापि राजनीतिक अस्थायित्व लोकसभा में विश्वास मत पर निर्भर करता है। 108 निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 310, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 310 प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो रक्षा सेवा का या संघ की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है अथवा रक्षा से संबंधित कोई पद या संघ के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, और प्रत्येक व्यक्ति जो किसी राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, उस राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। 109 सिविल सेवा परीक्षा के समीक्षा के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2000 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था? सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2000 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था? तो याद रखिएगा प्रोफेसर योगिंदर कुमार अलग के अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2000 में प्रोफेसर योगिंदर कुमार अलग, ठीक है, योगिंदर कुमार अलग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 2001 में प्रस्तुत की थी। 110 है सिविल सेवाओं में सुधार के लिए पीसी मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? सिविल सेवाओं में सुधार के लिए पीसी होता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 2004 में। लोक सेवा से संबंधित सुधारों में सभी पहलुओं पर परीक्षण करने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा 3 फरवरी 2004 को संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व चेयरमैन पीसी होता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 30 जुलाई 2004 को सौंपी थी। 11 नंबर है निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं दिवस यानी सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है? सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है?
तो इसका सही जवाब है 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को नागरिक सेवाएं दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। 1947 में इसी दिन भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नई दिल्ली में भारतीय सिविल सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए सिविल सेवकों को भारत के इस्पात ढांचे के रूप में अभिहित किया था। इसी परिप्रेक्ष्य में 2006 से यह दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में अस्थायी विशेष प्रावधान के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रियाएं देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ज्वाइन करें और प्लीज चैनल को ज्वाइन, सब्सक्राइब करके, शेयर करके हमें सपोर्ट करें। इतना तो सपोर्ट आप लोग कर ही सकते हैं, प्लीज इतनी मेहरबानी कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।